मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज सरकार का पक्ष आधिकारिक रूप से सामने तो अब तक नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ गई है और आम तौर पे प्रधानमंत्री मोदी के राज में सूत्रों के हिसाब से कभी इंफॉर्मेशन कोई आती ही नहीं है, और जब सूत्रों के हिसाब से आती है तो दरअसल वो सरकार खुद ही लीक करती है कि ये बता दो। तो एक तरफ तो सरकार ने अपना मन बना लिया है, जो वो हम बताएंगे आपको। दूसरी तरफ आज जो विष्णु शंकर जैन, जिनकी लगातार सवर्ण समाज ये मांग कर रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस पूरे मामले पर अपना एक केस दायर करें, पूरे सोशल मीडिया के वॉल्स रंगे हुए थे, भरे हुए थे विष्णु शंकर जैन की तस्वीरों से। तो विष्णु शंकर जैन का जो प्रतिक्रिया है इस पूरे नोटिफिकेशन पर, उनकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो आज सामने आ चुकी है, और उन्होंने क्या कहा है इसकी हम पूरी आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब कांग्रेस पार्टी और जो तमाम तरह के वो जो दल हैं, वामपंथी और दलित संगठन है, इसी संगठन है, उनकी क्या तैयारी चल रही है, इन सब विषयों पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो शुरुआत करेंगे वो इस बात पर करेंगे कि आखिर विष्णु शंकर जैन जो है वो इस मामले पर क्या कहने जा रहे हैं या क्या कह रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज भी एक बड़ी विडंबना रही कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला बीजेपी ने ही ये सारा रायता फैलाया है, बीजेपी की सरकार ने ही ये सारा रायता फैलाया है। लेकिन बीजेपी आज दूसरे दिन भी लगातार जब मीडिया चैनल्स पर डिबेट हो रही थी तो बीजेपी के लगभग सभी लीडर्स इस मुद्दे से गायब दिखे। आज तो सभी चैनलों पर डिबेट हो गई और एक भी चैनल पर बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं था। एक सेटिंग जैसी हो गई है न्यूज़ चैनल्स के बीच में और जो बीजेपी नेता हैं उनके बीच में कि भाई जो है इस मुद्दे पर आप अपनी डिबेट कीजिए, लेकिन हमको इसमें आप शामिल मत कीजिए। तो इससे एक बात ये साफ होती है कि जो हम इतनी बातें लगातार कह रहे हैं, जो हम सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का कोई जवाब किसी के पास भी नहीं है। इससे ये जो बात है ये पूरी तरह से साफ होती है। अब जरा एक बार हम ये देखते हैं कि आखिर विष्णु शंकर जैन ने इस पूरे नोटिफिकेशन पर क्या कहा है। मैंने यहाँ पे उनके पूरे पॉइंट्स, उनके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट किए हैं और मैं आपको उन्होंने जो कुछ भी इसके बारे में बोला है वो आपको यहाँ बताता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बताया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हो चुकी है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आप याद कीजिए, निशिकांत दुबे बार बार आर्टिकल 14 का ही हवाला दे रहे थे और उसी पर जो है रगड़ा है इन्होंने, और कहा है कि विष्णु जैन का सबसे बड़ा कानूनी तर्क यह है कि यूजीसी के ये नियम भारत के संविधान अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का सीधा उल्लंघन करते हैं। तर्क उनका यह कहना है कि कानून सभी नागरिकों के लिए बराबर होना चाहिए। आप जाति के आधार पर ऐसा कानून नहीं बना सकते जो केवल एक वर्ग यानी एससी, एसटी, ओबीसी को सुरक्षा दे और दूसरे वर्ग जनरल को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दे। तो उन्होंने एक साफ साफ बात बता दी कि भाई पहली सबसे बड़ी खामी जो है वो इसके अंदर ये है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आखिर भेदभाव की परिभाषा, यानी जो उसमें 3 गा में जो भेदभाव की परिभाषा दी है उसके ऊपर उन्होंने कहा है, उन्होंने यूजीसी द्वारा की गई भेदभाव की परिभाषा को एक तरफा और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि भेदभाव एक तटस्थ शब्द होना चाहिए। भेदभाव किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन यूजीसी ने इसे ऐसे परिभाषित किया है कि मानो केवल आरक्षित वर्ग के साथ ही भेदभाव हो सकता है और सामान्य वर्ग हमेशा शोषक ही रहता है। यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। यानी कि इन्होंने बता दिया कि जो भेदभाव की पूरी नोटिफिकेशन में आई बातें कही गई हैं वो दरअसल बातें ही सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से पहले से ही जो है एक पूरा गड़बड़ मामला है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा है भाई कि एक और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया है आज कि दोषी साबित होने से पहले ही सजा, यानी दोषी अभी साबित भी नहीं हुए उसके पहले ये मान लिया गया कि आप जो है वो उत्पीड़क हो। विष्णु जैन ने इक्विटी कमेटी की शक्तियों पर सवाल खड़े किए हैं। तर्क उनका कहना है कि इन नियमों में नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत की अनदेखी की गई है।
शिकायत होते ही आरोपी छात्र सामान्य वर्ग को एक तरह से दोषी मान लिया जाता है और उस पर कार्रवाई की तलवार लटक जाती है, जबकि जांच पूरी भी नहीं हुई होती। यह किसी भी सभ्य कानूनी व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। क्लियर एकदम है। उन्होंने जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अभी आकर के साहब कानूनी है वो, इनसे बड़ा तो कोई वकील है भी नहीं इस समय देश में। उन्होंने कह दिया कि ये जो है पूरी तरह से गलत है। चौथा, उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि झूठी शिकायतों पर दंड का ना होना। उन्होंने इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया कि 2025 के ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, जिसे फाइनल नियमों से हटा लिया गया। उनका कहना है कि यह ब्लैकमेलिंग को वैध बनाने जैसा है। अगर कोई छात्र, सुनिए, ब्लैकमेलिंग को वैध बनाने जैसा है। अगर कोई छात्र द्वेषपूर्ण भावना से झूठी शिकायत करता है तो उसे दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? सुरक्षा कवच हटाने का मतलब आप इसका दुरुपयोग करवाना चाहते हैं, यानी कि सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाया भैया कि आप ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा देने जा रहे हैं। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी है। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी तक विष्णु शंकर जैन गए नहीं हैं, लेकिन क्या वो जा सकते हैं? तो उन्होंने चूंकि ये बात कही है, इससे लग रहा है कि शायद वो जाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने संकेत दिए हैं कि ये मामला कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। उनका मानना है कि जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने आएगा, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ है। तो भैया विष्णु शंकर जैन जो देश के एक बहुत ही बड़े वकील हैं, उन्होंने बिल्कुल समझा दिया कायदे से, और आज उन्होंने समझा दिया बहुत कायदे से इस आदमी को। ये देख रहे हैं आप, ये जो आदमी देख रहे हैं आप, इस आदमी को, ये आदमी आज ये आशुतोष जी बैठे हुए थे और आज बैठ करके ये भी आज न्यूज़ चैनल पे बैठ के ये भी आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव की तरफ से ये कह रहे थे कि जो जनरल कास्ट है उन्होंने तो शोषण किया है, इसीलिए उनको फंसाया जाना चाहिए। बस फर्क इतना था कि रंजना यादव की शब्दावली बिल्कुल क्लियर कट थी, इनकी शब्दावली बिल्कुल क्लियर नहीं थी। लेकिन इन्होंने दबे छुपे अंदाज में, जब इनसे पूछा गया कि झूठी शिकायतों पर क्या होगा, तो इन्होंने यही कहा कि ये लोग बहुत दिन से सता रहे हैं लोगों को, लंबे अरसे से ये लोग सता रहे हैं। ये इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इस पर जो है शिकायतों पर कार्रवाई होनी चाहिए, झूठी शिकायतों पर। तो भैया विष्णु शंकर जैन भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल 2-3 ऐसे तर्क दिए जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बताया कि ये जो ब्राह्मणों भारत छोड़ो और ये जो ब्राह्मणों यूरेशिया छोड़ो के नारे लगते हैं, ये कोई महज एक नारे नहीं है, बल्कि ये नारे कश्मीर में लगे थे और कश्मीर के अंदर ब्राह्मणों को, कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे कश्मीर छोड़ना पड़ा था। तो अगर आप जो है ये कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के साथ में या सवर्णों के साथ में क्या कोई अत्याचार नहीं होता, या क्या उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां नहीं होती, इस बात से को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जो एक बड़ा मुद्दा उठाया वो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़ा विषय है। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को, तो आपने भेदभाव की बात छोड़िए, भेदभाव तो अलग होता है कि आपने किसी को कुछ पानी नहीं पीने दिया या कहीं खाना नहीं खाने दिया, यहां तो सीधे सीधे आपने कश्मीरी पंडितों को भगा दिया देश कश्मीर से। इससे बड़ा भेदभाव और क्या होगा? और कहीं ना कहीं ये संकेत ये भी करता है कि सबसे बड़ी जो भेदभाव करने वाली जो जिहाद की सोच है, जो काफिर और मोमिन में बांटती है, क्या वो भेदभाव नहीं है? आखिर अगर आप इस तरह का कोई लॉ ला रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह के मौलाना की एंट्री पर बैन हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव की बातें तो वही करता है। ठीक है, कोई मजार, कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, तब हम माने कि ये जो है भेदभाव के खिलाफ आप कानून बना रहे हैं। ठीक है, अब जरा यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर इस समय पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, जो ओबीसी लीडर्स वगैरह है, वो क्या सोच रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर जो पूरे सरकार का रुख हमने देखा, अशोक धर्मेंद्र प्रधान का जो हमने रुख देखा, वो रुख कहीं ना कहीं सवर्णों को बहुत ज़्यादा निराश करने वाला है। क्योंकि आज एक टीवी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कोई आधिकारिक पक्ष रखा नहीं गया, कोई सरकार से कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो ऑफिशियली कोई बात कहे। बस धर्मेंद्र प्रधान सामने आए और उन्होंने सिर्फ इतना बार कह दिया कि हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने देंगे। लेकिन जो बात लीक कराई गई टीवी न्यूज़ चैनल्स पर, वो ये लीक कराई गई
कि भाई ये जो पूरी पूरी नोटिफिकेशन है इसको हम रिव्यू करेंगे, इसको हम एक हाई लेवल कमेटी में इसको ले जाएंगे और उसके बाद जो है हम ये बताएंगे कि आखिर इसमें आगे क्या होना है। कुल मिलाकर के आप इसको इस तरह से समझिए कि ये सब कहने का मकसद क्या है। सरकार सीधे सीधे ये नहीं कह रही है कि हम इसको वापस लेंगे, लेकिन जब ये हाई लेवल कमेटी में जाएगा और जब ये रिव्यू होगा तो इसका मतलब कि इसको वापस ही लिया जाएगा। लेकिन सरकार सीधे तौर पे ये नहीं दिखाना चाहती कि जैसे उसने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अगर वो ये दिखाएगी कि सरेंडर कर दिया है तो उसको दूसरी तरफ की जो पार्टियां हैं जो ओबीसी की वोटर्स पे खेलती हैं वो ये कहेंगे कि देखिए आप सरेंडर कर गए सवर्णों के सामने। तो जो बीजेपी है, सरकार है, उसने जो है एक तरह से देखा जाए तो बड़ा ही चतुराई की तरीके से अब इसको हल करने का प्रयास शुरू किया है कि किसी तरह से मामले को रफा दफा किया जाए, कमेटी में डाल देंगे और इसके बाद लोग भूल जाएंगे कि क्या है। लेकिन इन कोरे आश्वासनों से बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज न्यूज चैनल्स पर एक सूत्रों के हिसाब से कुछ चलवा दिया गया और इसके बाद फिर जो है देखा जाए अगर तो उसको समझते हुए, इनकी चतुराई को समझते हुए भी आज बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स से एक बात कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि 1 फरवरी को पूरा भारत बंद रहेगा। यानी जितने भी सवर्ण संगठन हैं, जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां से ट्विटर हैंडल्स से ये बात कही जा रही है कि 1 फरवरी को जो है वो हम भारत बंद का आह्वान करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा जो एक हिंदू समाज है वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि ये अगर आप ला रहे हैं हिंदू समाज को तोड़ने के लिए तो इसको बंद किया जाएगा। और अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो एक बात ओबीसी समाज के बीच में फैल रही है वो ये फैल रही है कि जो SC/ST एक्ट है उसका जो दुरुपयोग है वो 90% तो उनके ही खिलाफ में होता है। तो ऐसा ना हो कहीं कि ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आ रही हैं, नोटिफिकेशन आया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा ओबीसी के खिलाफ हो। तो ये देखा जा रहा है कि जो ओबीसी हैं वो भी इसके समर्थन में खड़े हो सकते हैं, वो भी बड़े पैमाने पर हो सकता है कि भारत बंद के इस पूरे अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये सारी जो कवायद चल रही है इसके बीच में अब कहीं ना कहीं एक देश, अभी तो एक बीजेपी के अंदर ही एक गृहयुद्ध चल रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस पर एकदम चुप है, बहुत बिल्कुल खामोश है, और तमाम पार्टियां भी बिल्कुल खामोश हैं। और वो खामोश इसलिए हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर वो इसके समर्थन में बोलती हैं, अगर इस नोटिफिकेशन में, और सवर्णों का विरोध करती हैं, तो सवर्ण का जो वोटर नाराज चल रहा है बीजेपी से वो उनकी तरफ आ सकता है। यानी उनके लिए चुप्पी श्रेयस्कर है। कांग्रेस पार्टी के लिए चुप रहेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे तो उनको जो वोट मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, उनमें सवर्ण के वोट ऐड हो जाएंगे, इसलिए वहां पे वो खामोश है। दूसरी तरफ वो आराम से, जैसे आप एक सिनेमा हॉल में बैठते हैं सीट पर और बढ़िया से पॉपकॉर्न निकालते हैं और अच्छे से खाते हैं और पिक्चर देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस समय इंजॉय के मूड में है। वो सड़क के ऊपर जो गृहयुद्ध चल रहा है बीजेपी और संघ परिवार के अंदर, समझ लो गृहयुद्ध ही चल रहा है एक तरह से, उस गृहयुद्ध का पूरा आनंद ले रही है। दूसरी तरफ जो चंद्रशेखर रावण है, जो आइसा जैसे संगठन है, जो और भी वामपंथी संगठन है, वो उन्होंने अब एक रिवर्स एक मूवमेंट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जो चंद्रशेखर रावण है वो उन्होंने ऐलान कर दिया है साहब कि हम जो है जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं सबको हम मोटिवेट कर रहे हैं और सबको हम मोबिलाइज कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया है वहां पर जो है ओबीसी और SC/ST को धिक्कारते हुए इस तरह के मैसेज प्रसारित किए जा रहे हैं कि देखो सवर्ण जो है अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए हैं और तुम लोग जो है वो बाबा बागेश्वर के स्टेटस लगा रहे हो। इस तरह से उनको धिक्कारा जा रहा है कि तुम लोग सब जो है वो बागेश्वर के चक्कर में मत पड़ो, आकर यहाँ हमारे साथ खड़े हो। तो ये सब पूरी राजनीति गृहयुद्ध की जैसी कंडीशंस, शायद जो ये नोटिफिकेशन आया पता नहीं इसका क्या मकसद था, लेकिन इसने देश का बहुत भारी नुकसान कर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि अब बीजेपी ने झुक गई है और कोई विकल्प भी नहीं था। मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि जब कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई लगता है बीजेपी वापस नहीं लेगी, पर मैंने कहा था आपसे कि उसको वापस लेना पड़ेगा क्योंकि उसका कोर वोट है और उसके अगर ये वोट उसके हाथ से निकल जाए तो उसके पास कोई वोट जुड़ता नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही सारे, मतलब मैक्सिमम जो वोट है वो पहले से ही बीजेपी ले चुकी है। मैक्सिमम वोट ओबीसी का, मैक्सिमम वोट SC/ST का बीजेपी ले चुकी है।
अब इसमें अब यादव तो बीजेपी को वोट नहीं देगा, जाटव तो बीजेपी को वोट नहीं देगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वोट जो है वो गैर यादव या गैर SC ST और जहां जहां पर भी है, देखो आप तो बीजेपी ले चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास जो वोट है पहले से वो वोट बैंक ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि जो जनरल क्लास का वोट है वो उसके हाथ से छिटक जाएगा, तो ये बीजेपी के लिए और बड़ी फजीयत बन जाएगी, बीजेपी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति बन जाएगी। अब यहां पर एक नोट करने वाली बात क्या है, जो अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें तो नोट करने वाली बात बहुत बड़ी क्या है, वो ये है कि आप देखिए बीजेपी को सबसे बड़ा झटका कहां लगा। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगा, जहां पर कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और बीजेपी के पास उससे 4-5 सीटें कम थी, मेरे ख्याल से 2-3 सीटें कम थी, और वो एक छोटी पार्टी बन गई, वहां पे जीत हो गई समाजवादी पार्टी की। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस पूरे अगर देखें मूवमेंट को, तो इसका सबसे बड़ा जो विरोध प्रदर्शन है कहीं ना कहीं वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही देखा जा रहा है। यानी अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जो पूरा फोकस आज रहा, आज मैं देखा कि जितने भी चैनल्स थे सबका जो फोकस रहा वो पूरा फोकस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ऊपर ही ज्यादा रहा। यानी कि और एक बड़ी बात यह भी है कि उस तरह से ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ा जिस तरह बढ़ना चाहिए था। अब देखते हैं कि 1 फरवरी को क्या होता है, हो सकता है कि सरकार उसके पहले ही कुछ आधिकारिक घोषणा भी कर दे, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो बड़ी बात है वो ये है कि अभी भी इस आंदोलन को का रूप कितना बड़ा हो सकता है ये अभी भी कुछ तय नहीं लग रहा है। हो सकता है कि ये आंदोलन एक बड़ा रूप भी ले ले और हो सकता है कि सरकार के आश्वासनों के बाद आंदोलन थम भी जाए। तो बहरहाल हम आगे इसी पर लगातार बने रहेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी कमेंट्स लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।